आज शुरू करते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन सा आइटम इसके लिखेंगे लेफ्ट साइड में या डीआर साइड में, कौन कौन सा आइटम इसके लिखेंगे सीआर साइड में। बहुत ही आसान। हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट होते हैं, डीआर अमाउंट होते हैं, उसमें सीआर अमाउंट होता है। और उस डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट के जो लेजर बैलेंसेज हमारे हैं वहीं से आइटम हम लोग पिकअप करते हैं। तो कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके चले जाते हैं जो आप पहले से जानते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम चलेगा उनको दोबारा फिर छेड़छाड़ नहीं करना। अब देखते हैं कि उस ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सा आइटम है जो सुनने से पढ़ने से लगता है कि एक्सपेंस है। जो ट्रायल ट्रेडिंग में जा चुका है उसको भूल जाओ। जो ट्रेडिंग में नहीं गया है, ट्रायल बैलेंस में बच गया है, उसके बारे में पढ़कर देखो आप कि क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है या नहीं, या फिर बिजनेस की वो हमारे इनकम है। इनकम चाहे इंसिडेंटल हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो ये देखना है और उसी के लेकर के हमको ये इनकम स्टेटमेंट बनाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्रोफार्मा ट्रेडिंग अकाउंट का होता है वही प्रोफार्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। तो जब भी हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा उसका हमको बनाने के लिए कहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, बोर्ड पर ध्यान देना। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे ऑफ डॉट हमने कर रखा है, मैंने किसका, किसी न किसी बिजनेस का वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी न किसी बिजनेस का है तो उसका नाम आएगा। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो हम लोग नाम कहाँ से लाएंगे। अगर क्वेश्चन में नाम दिया है, यहाँ ऑफ के बाद जो डॉटेड लाइन है इसमें आप नाम लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में ये नाम नहीं दिया है किसका बनाना, किसका बनाना दिया ही नहीं है, तो आप ऑफ के बाद डॉट लिख करके आप छोड़ दीजिए। इससे पता लगा कि क्वेश्चन में नेम अवेलेबल नहीं है। अगर आपने किसी का नाम लिख दिया तो फिर आपको नोट लिखना पड़ेगा। एज्यूम कर लिया कि हमने ये मान लिया है कि किसका यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। हालांकि प्रैक्टिकली हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, बस नहीं मालूम है डॉटेड लिख करके छोड़ देंगे। तो पहली लाइन हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर या मिसेज डॉट डॉट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप किस वर्ष का बना रहे हो, किस ईयर का बना रहे हो। चूंकि ईयर एंडिंग ये बनाना हमको, तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस वर्ष का बना रहे हो, वर्ष कब समाप्त हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्ष एक ऐसा भी है जो 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को समाप्त हो, वो भी वर्ष है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो उसका काम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है, उस ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये काल्पनिक है, मैंने लिख दिया। आपको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे। वो ईयर एंडिंग 31 मार्च हमने यही लिख दिया है। अगर ये 31 दिसंबर दिया है तो आप लिखिए, 31 मार्च दिया है तो आप लिखिए, जो ईयर दिया है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ब्रैकेट में उसके नीचे आप बंद कर देगा। तो इस प्रकार ये 2 लाइन हमारी हो गई। अब इसको बनाना है तो बहुत सिंपल। आप ट्रायल बैलेंस को पढ़ चुके हैं एक बार या 2 बार, फिगर आपको पता हो चुका है कौन कौन से फिगर है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। एक लकीर ऐसे लेंगे, एक हमने ऐसे लकीर खींच दिया, हम सब जानते हैं ऐसे लकीर खींच दिया, उसके नीचे हमने लकीर खींच दी और नीचे ये सीधा हमने एक ऐसे खींच दिया और जैसा हमें इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, ये बिग टी हो गया, ये बड़ा सा टी बन गया। ये तो देखा, एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। इस लेफ्ट साइड को हम लोग डीआर साइड कह सकते हैं, ऑटो एज्यूम्ड भी है ये, और इसको हम लोग सीआर साइड कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद हम ऐसे एक लकीर और खींचते हैं, इसके पैरेलल लकीर एक और खींचते हैं, फिर यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और ये हमने ऐसे कर दिया। देखिए ये बनते जा रहा है। और यहाँ हमने अमाउंट के लिए एक कॉलम बना लिया और यहाँ बगल में भी एक अमाउंट के लिए एक कॉलम बना लिया। और इस तरह जो हमारा बच्चा, इसमें हम लोग लिख देते हैं पार्टिकुलर, और इसमें आप अमाउंट लिख सकते हैं या सीधे वो जो करेंसी का जो सिंबल है आप उसको लिख सकते हैं। इसमें भी हमने वही लिखा है और इसमें जो करेंसी का सिंबल है उसको लिख दिया। फिर आप जो लिखना चाहो, बस ये अमाउंट के लिए है। अब हम देख रहे हैं कि जो पीएल अकाउंट का जो प्रोफार्मा हमने खींचा है, ऐसे जो ड्राइंग कर रखी है,
इसका एक लेफ्ट साइड है जो डियर साइड है और राइट साइड है वो सीयर साइड है। हम लोग ट्रायल बैलेंस को देखेंगे बार बार। तो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस जो हैं, कौन सा एक्सपेंस जो इनडायरेक्ट हैं, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गया है एक्सपेंस, उनको देखते हैं। और जो इनकम उसके हैं उसको भी देखते हैं, क्योंकि वही आइटम्स इसमें आने वाले हैं। तो एक बार हम ये बता दें कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आइटम लिखना हो तो कौन कौन सा आइटम जाएंगे। तो बहुत सिंपल आइटम आने हैं। तो सबसे पहले जो आएगा इसके डेबिट साइड में जो आइटम आ रहे हैं, सबसे पहले अगर ग्रॉस लॉस है तो की बात कर रहे हैं। अगर ग्रॉस लॉस है तो ये आइटम सबसे पहले डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अब सब जानते हैं कि 2 लिखते हैं डेबिट साइड में, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्रॉस लॉस अगर है तो सबसे पहले इसके डेबिट साइड में आप ग्रॉस लॉस को लिखिए। फिगर कहाँ से मिलेगा, आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। ये ग्रॉस लॉस आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट जो बना रखे उसके पहले। तो ठीक है, बने हुए ट्रेडिंग अकाउंट से आप ले लीजिए ग्रॉस लॉस, चलो ले लिया। अब इसके बाद कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे, इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे वो एक्सपेंस लिखेंगे जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंस है। ऑफिस की एक कल्पना है, जब फैक्ट्री है उससे छोड़कर, फैक्ट्री में अगर ऑफिस है उसको भूल जाइए। हम उस ऑफिस की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं जो फैक्ट्री से दूर है, अलग है, अलग उस ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो उस ऑफिस में जितने एक्सपेंस हैं, उस ऑफिस के जितने एक्सपेंस हैं, उस ऑफिस में जितने प्रशासनिक अधिकारी या पदाधिकारी हैं, उन पर जितने एक्सपेंस है, पूरे ऑफिस को मैनेजमेंट करने का जितना एक्सपेंस है, वो जिस नाम से पुकारा जाए, जैसे ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का स्टाफ वेलफेयर है, प्रिंटिंग का सस्ते, आपको लगता है कि नाम सुनकर ऐसा लगता है कि ऑफिस का ही खर्चा है, ऑफिस का मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस जो भी नाम आए, अगर ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंस ऑफिस का है, ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो उस एक्सपेंस को आप यहाँ पर लिखेंगे। ऑफिस का सैलरी जो भी है तो उसको हम सारांश लिख सकते हैं। सारांश का नाम दे सकते हैं हम लोग ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को शॉर्ट में कर दिया है। इन नाम से पता लग रहा है कि ऑफिस के जितने खर्चे होंगे, चाहे वो रेंट हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो, वो सैलरी हो, वो जो भी हो, प्रिंटिंग असिस्टेंट, ऑफिस का एक्सपेंस होना चाहिए। जिस नाम से पुकारा जाए उन सबको हम लोग इसके डेबिट साइड में सेकेंड नंबर शुरू करेंगे, और जहाँ तक को जाएगा वहाँ तक लेके चले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस से पढ़ते हुए जाएंगे। इसके बाद जो हम लोग खर्चे उठाएंगे, उस खर्चे को हम लोग कहते हैं माल को बेचने या बेचवाने के एक्सपेंस। अगर हम माल में डील करते हैं तो माल को अब तो बेचना होगा या बेचवाना होगा किसी से। तो माल अगर हम खुद बेचते हैं, सेल करते हैं, तभी खर्चा आएगा, सेलिंग एक्सपेंस कहते हैं। या किसी और के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से बेचवाते हैं, दलाल के माध्यम से बेचवाते हैं, तो बेचवाने के भी खर्चे आएंगे। तो इसको हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, माल बेचने के बाद हम लोग कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न में भी चल रहा है कि ग्राहक तक आदमी पहुंचा देता है अपने खर्चे पर। तो डिलीवरी देने में अपना खर्चा हो सकता है, हम उससे नहीं वसूल रहे हैं, तो अपने खर्चे पर हम माल को डिलीवर कर रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं वहाँ तक, डिलीवरी एक्सपेंस कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो माल का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो भी इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो इसमें आ जाएगा। तो तीसरे नंबर पर आ गया माल को बेचने या बेचवाने के खर्चे, माल को सेल करने या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब सेल करने में क्या क्या खर्चे आएंगे आपको, बिल्कुल आप गौर से सोचोगे कि माल को आप बेच रहे हो तो सेलिंग एजेंट का सैलरी हो सकता है, सेलिंग एजेंट का कमीशन हो सकता है, दलाली हो सकती है, प्रचार हो सकता है, प्रचार करते हैं मतलब माल का प्रचार करते हैं कि सेल बढ़ जाए, कमीशन देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं। तो ये लगता है कि जो भी खर्चे हमारे हैं माल को बेचने या बेचवाने के लिए हैं, कुछ भी नाम लिखा होगा तो इस हेडिंग के नीचे आप लिखकर आ सकते हो। इस हेडिंग के नीचे आएगा तो बस वो भी खर्चे हैं यहाँ पर आगे। अब मान लो हमारे डिलीवरी वाहन है, माल को हम लोग डिलीवर करते हैं, पहुँचाते हैं,
माल को अपने जहाँ जहाँ ग्राहक से ऑर्डर है वहाँ तक पहुँचा दिए, तो हमने ड्राइवर का खर्चा दिया, जो व्हीकल है उसका मेंटेनेंस का खर्चा है, जो कंडक्टर है उनका खर्चा है। तो बिल्कुल वो माल बिका है तभी तो पहुँचा रहे हैं। तो डिलीवरी वाहन का जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसका, डीजल पेट्रोल है, वो ड्राइवर का है, कंडक्टर का है, कौन सा, डिलीवरी वाहन का, माल पहुँचा रहे हैं तो उसका भी सारा खर्चा इसी में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा, एडवर्टीजमेंट इसी में आएगा। अच्छा, माल हम लोग बेचते हैं तो कई बार बैड डेप्ट हो जाता है, तो माल बेचे हैं, सेल किए हैं, तभी तो बैड डेप्ट होने की बात आएगी, तो वो भी हमारे सेलिंग के हेड में आएगा। माल नहीं बेचते तो बैड डेप्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने रिस्क लिया कि चलो यार पहले डूबेगा तो डूबेगा लेकिन माल बेचेंगे, सेल तो बढ़ जाए कम से कम। जब सेल बढ़ेगा, उधार बेचते हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत डूबने के चांसेस है, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंस एंड ड्यू टू क्रेडिट सेल, तो सेल से जुड़ा हुआ हमारा वो है, इसलिए इस हेडिंग में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हमारा हो गया सर, इसमें आता है फाइनेंस। अब ये फाइनेंस एक्सपेंस क्या है? व्यापार ऑपरेट करने के लिए कई बार हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें वित्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बैंक से लोन लेना, कहीं से लोन की व्यवस्था करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को चला सकें। अगर शॉर्ट पड़ रहा है हमारा कैपिटल, तो जो हम लोग लोन कैपिटल कह लीजिए, उसको लोन कह लीजिए, पूंजी कह लीजिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो वित्त की व्यवस्था करते हैं, जो फाइनेंस अरेंज करते हैं, तो उस फाइनेंस को अरेंज करने में अगर कोई एक्सपेंस होता है तो वो भी एक्सपेंस हम लोग लिखेंगे इसके डेबिट साइड में। अगर आप मिस करते हो कि भाई किस हेडिंग में ले जाएं, ध्यान रखना प्रैक्टिकल फॉर्म में ये हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सपेंस है, चाहे ऑफिस वाला हो, सेलिंग वाला हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो, या लोन आपने रेज किया है, बैंक से लोन लिया तो दलाली है, कमीशन है, बैंक के लोन पर इंटरेस्ट है, ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट है, कैपिटल पर इंटरेस्ट है, इन सबको हम लोग कहते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। तो इस तरह के जो फाइनेंस एक्सपेंस कहीं दिखाई पड़ते हैं तो उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर देते हैं। और ये जो हेडिंग बना रहा है, हेडिंग बनाओ या हेडिंग ना बनाओ, अगर आप हेडिंग बनाओगे तो हेडिंग देखकर नीचे उस आइटम का नाम लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप हेडिंग ना बनाओ, एक्सपेंस मिलते जाए, आप यहाँ पर नोट करते चले जाइए, बस खर्चा आना चाहिए। अगर आप हेडिंग बना बना लिखते हो तो थोड़ा सा बढ़िया होता है, पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को लगता है कि बंदे को नॉलेज है इसको, तो ट्राई करना। फिलहाल हमको सिंपल बनाना, आप समझ जाना एक्सपेंस को। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एबनॉर्मल लॉस, जो 5वें नंबर पर हम एक आइटम उठाएं, एबनॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा। एबनॉर्मल लॉस कह लें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कह लें, एक्सपेंस कह लें, और ये ऐसे लॉस हैं जो हमारे बिजनेस चलते हैं तो ये उसके साथ कभी कभी घटना घटते रहती है। अब लॉस हमारा हो, जैसे मान लो कि लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस में आता है, लॉस बाई थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस में आता है। तो इस तरह के जो हमारे होता है ये तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, और इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग एसेट को सेल करते हैं, हमारा जो एसेट है वो हमारे गुड्स नहीं है, तो जब हम लोग एसेट को सेल करते हैं कभी कभार हो सकता है कि उस पर लॉस हो जाए। कोई मशीन हमने बेच दिया, मशीन से काम करे तो बेचना हो सकता है उस पर लॉस हो जाए। कोई फर्नीचर हमने मस्त से बेच दिया, हो सकता है कि लॉस हो जाए। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, इसको भी हम लोग किस में लेके आते हैं, एबनॉर्मल लॉस में लेके आते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस में आएगा, इसको डेबिट साइड में आप नोट कर देना, चाहे हेडिंग बना कर नोट करो या बिना हेडिंग के नोट करो, तो एक फिगर उसमें भी आ जाएगा। और इस प्रकार एक और हम लोग आइटम लिखेंगे, हम लोग कहते हैं उसको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर मेंटेनेंस कह लो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमारे बिजनेस में कई फिक्स एसेट भी यूज़ किए जाते हैं, तो अगर वो फिक्स एसेट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ह्रास होता है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है, उसके वैल्यू में कमी आती है, वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो उस डेप्रिसिएशन को भी हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इस तरह की बातें आती रहती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ करेंगे।
अब मशीनरी है या प्लांट है या बिल्डिंग है, उसके रिपेयरिंग करने की बात आती है। तो अगर हम उसके रिपेयर मेंटेनेंस पर कोई एक्सपेंस करते हैं, जो हमारे एसेट्स हैं अगर उनके रिपेयर्स या मेंटेनेंस पर कोई एक्सपेंस करते हैं, दैट एक्सपेंस इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो हेडिंग आप बना कर लिखो या फिर अलग लिखो, कोई टेंशन इसका नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि करीब करीब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6, ये ऑलमोस्ट 6 हेडिंग में ये पीएल अकाउंट का डेबिट साइड के आइटम्स 6 हेडिंग में समाप्त हो जाते हैं। और आपको थोड़ा दिमाग ला करके मैच करना है। अगर आप मैच नहीं कराओगे, देख लेना है किस आइटम से जुड़ा हुआ एक्सपेंस है या लॉस है, आप इसको सीधे डेबिट साइड में लिखना। लेकिन एक बात की सावधानी चाहिए, जो ऑफिस एक्सपेंस है, उस ऑफिस एक्सपेंस में सबसे जो मेजर पोर्शन होता है, जो बड़ी फिगर आती है वो सैलरी आती है। तो ट्राई करना है कि जो ऑफिस के जो सैलरी है, ऑफिस स्टाफ की जो सैलरी है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको लिखना चाहिए ग्रॉस लॉस के बाद। अगर लॉस नहीं है तो सबसे पहले वही आ जाएगा। और वो किस हेड में आता है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। कई बार ऑफिस एंड मैनेजमेंट वर्ड लगा देता है, वो एक ही चीज़ है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हो या ऑफिस एंड मैनेजमेंट का हो, बात एक ही है। तो ऑफिस के सारे खर्चे आ गए, उसके बाद माल सेल करने और उसको पहुंचाने डिलीवर देने के खर्चे आ गए, उसके बाद जो हमने लोन वगैरह लिया है, फंड रेज किया है, उस पर कोई एक्सपेंस आता है, कमीशन है, दलाली है, इंटरेस्ट है, वो खर्चे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे बिजनेस में एबनॉर्मल लॉसेज हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इस तरह की जो बातें हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी इसमें आएंगे, इस हेडिंग में आते हैं। और हमारे एसेट को यह है जो यूज़ करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हो सकता है, बिल्कुल होना है। तो जो भी बनता है डेप्रिसिएशन, वो सब आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर शायद ना मिले, लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर एक आइटम मिल सकता है, वो है क्लोजिंग स्टॉक। वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो ध्यान रखना है, क्लोजिंग स्टॉक तो एक्सपेंस है नहीं और बाहर है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग पहले सीख चुके हैं, ट्रेडिंग में लेके जा रहे होंगे। बाकी जो बच गया ट्रीटमेंट हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कौन कौन से आइटम आ सकते हैं, हमने उसको समराइज फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखने का सवाल उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप सीआर साइड में कौन कौन आइटम लिखोगे। जब डीआर की बात चल गई तो चलो लगे हाथ तो थोड़ा सीआर की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखते हैं सीआर साइड में क्या बात है। वेरी सिंपल, आप ट्रायल बैलेंस को फिर देखो। ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में देखना, ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में वो आइटम जो आपको देखने से पढ़ने से लगता है कि इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। अच्छा, हमने पहले बताया था कि इनकम कैसे जज करेंगे। हाउ कैन यू जज वेदर दिस आइटम इज इनकम और नॉट। आप उस आइटम का नाम पढ़िए और सोचिए क्या इसको हमें वापस करना है किसी को इन फ्यूचर। जवाब मिलता है कि नहीं, वापस नहीं करना है, एंड दैट्स योर इनकम। अगर जवाब मिलता है कि नहीं, फ्यूचर में हमें वापस करना होगा, तब वो इनकम नहीं है, तब तो वो लायबिलिटी है। तो थोड़ा ये टिप्स को याद रखना है। तो आप ट्रायल बैलेंस देख रहे हो ना, ट्रायल बैलेंस के आप सीआर साइड में देखिए, अगर वो इनकम है और आप ट्रेडिंग में नहीं ले गए हो, तो ट्रेडिंग जहाँ जाता ही नहीं है, वो सेल्स जाता है, नेट सेल्स, और जो रिटर्न वगैरह वो जा चुका है वहाँ पर, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए, जा चुका है। अब जो इनकम बच गए हैं, तो चाहे कोई भी इनकम हो, तो सबसे पहला आइटम इसके सीआर साइड में वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है। तो ट्रायल बैलेंस ये नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? आपने बना रखा है पहले, क्या आपने पहले बना रखा है ट्रेडिंग अकाउंट, उससे या तो ग्रॉस लॉस मिला होगा या ग्रॉस प्रॉफिट मिला होगा, दोनों में से कोई एक मिला होगा। उसमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपने लिया है, आया है या निकला है, तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट का सबसे पहले ऊपर नंबर 1 पर लिखना है सीआर साइड में। ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आइटम, ध्यान रखना इनकम लिखना है, और वह इनकम लिखना है जो ट्रेडिंग में नहीं गया है, इनकम लिखना है। तो 2 नंबर पर हम लिखे जो भी आपको इनकम लगता है कि इनकम है, तो लिख देते हैं ऑल इनकम्स। जो इनकम है
और लिख देते हैं ऑल इनकम्स, जो ट्रेडिंग में लिखने से रह गया है, लेकिन इनकम होना चाहिए, लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। और एक और बात हो सकती है, कभी कभी हम लोग कह सकते हैं एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स, जिस प्रकार एबनॉर्मल लॉस होता है उसी प्रकार एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। एबनॉर्मल गेन हो सकता है बिजनेस के हमारे जो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है उसके अलावा इंसिडेंटल हो सकता है। प्रोग्राम नहीं था, हमें वो इनकम नहीं कमाना, बस वही हमारे बिजनेस के साथ साथ कहीं से झटके झटके में आके हमको इनकम हो गया। हमारे बिजनेस चलाने के जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं ये उसकी इनकम नहीं है, बस यूँ हो गया साथ साथ, बट इनकम है। तो जब वो इनकम है तो हम लोग पीएल अकाउंट के सीआर साइड में उसको लिखेंगे। जैसे डिविडेंड रिसीव कर लिया, शेयर पर हम लोग को डिविडेंड मिल सकता है, इनकम है। तो डिविडेंड रिसीव करना, शेयर खरीदना हमारा बिजनेस नहीं था, और बिजनेस का हमारा एक नॉर्मल एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि बिजनेस में कमाई हो रही है, थोड़ा सुरक्षा के लिए हमने कहीं शेयर में पैसा लगा दिया, तो शेयर में पैसा लगाया और बिजनेस का पैसा लगा हुआ है, तो जो हमें डिविडेंड मिला है उस डिविडेंड तो इनकम है, इसलिए हमने उसको यहाँ लिख दिया, नाम इस हेडिंग में आएगा। आपको हेडिंग पता हो हेडिंग में लिखिए, नहीं पता हो बिना हेडिंग के लिखिए, बट इनकम होना चाहिए। अगर हमें कहीं इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर पर इंटरेस्ट मिल सकता है, तो जो इंटरेस्ट मिला वो भी हमारे लिए इनकम मिला है। तो जो हमें इनकम मिल रहा है सबको डाल दीजिए, कहानी खत्म। कई बार हम लोग एसेट को सेल करते हैं, अगर हम लोग एसेट को सेल करते हैं तो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये एसेट पर हमारा प्रॉफिट है, और ये भी हमारा किस हेडिंग में आता है, एबनॉर्मल गेन में आता है या एबनॉर्मल इनकम में आता है। बस सीधे आप उसको सीआर साइड में लिख दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। तो ज़्यादा आइटम नहीं है हमारे पीएल अकाउंट में। हाँ, हमने एक शॉर्ट में लिखा है, समराइज फॉर्म में लिखा है, ग्रुपिंग फॉर्म में लिखा है, ये सब हेडिंग्स हैं। इस एक हेडिंग के अंदर कई आइटम्स आ सकते हैं, वो पहचान कर लेना। अब देखना है कि इससे कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आप सब जानते हैं कि इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात आएगी, और सीधे इससे नेट रिजल्ट निकालना है, आइदर नेट प्रॉफिट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड और नेट लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। तो ईयर हमारा एंड कर रहा है, तो सारे एक्सपेंस हमने ले लिया और सारे इनकम ले लिया, अब नेट निकालना है। तो नेट कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला लिख दें, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सीआर माइनस टोटल डीआर। अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो टोटल ये जो सीआर का फिगर आएगा उस टोटल सीआर में से ये टोटल डीआर आप माइनस कर दोगे, निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। अब कहीं ये उल्टा हो जाए तो नेट लॉस होगा, यानी डीआर ज़्यादा हो गया। डीआर ज़्यादा होना मीन्स खर्चा ज़्यादा हो जाना, और इनकम कम हो जाना, तब तो लॉस निकलेगा। एंड सिमिलरली हम लोग अगर नेट लॉस निकालना चाहें तो नेट लॉस इज इक्वल टू, इसी को रिवर्स कर देना, टोटल डीआर माइनस टोटल सीआर, निकल जाएगा। इफ द टोटल सीआर इज मोर देन द टोटल ऑफ डीआर साइड, देन देर इज पॉसिबल क्या, नेट प्रॉफिट तब होगा, एंड डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। If the total DR is greater than the total CR, then the difference is net loss। और आप थोड़ा सा मैथमेटिकल करके कहीं रफ करके निकाल लेना है चीज़ को, और वो फिगर जब आ जाएगा, या तो नेट लॉस या नेट प्रॉफिट आएगा फिगर, तो जब वो फिगर आएगा तो कहाँ लिखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चलो मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब सीआर का टोटल अधिक है, तो अधिक है, डिफरेंस आपने निकाल दिया, आ गया नेट प्रॉफिट। उसको लिखेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट को लिखेंगे इसके डीआर साइड में, नेट प्रॉफिट डीआर साइड में, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब जो फिगर आया यहाँ पर, ये दोनों साइड का टोटल जरूर मिल जाएगा, जैसे ही नेट फिगर निकाल लोगे आप मिल जाएगा फिगर। तो नेट प्रॉफिट, कई बार यहाँ लोग लिख देते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट,
आप नहीं भी लिखो उसका मतलब वही है कि जो नेट फिगर आएगा, नेट रिजल्ट आएगा, ऑनर इक्विटी है ऑनर पर जाता है, वहाँ जा करके वो ऐड होगा। तो इस प्रकार नेट प्रॉफिट आएगा तो किधर लिखेंगे, प्रॉफिट एक प्रकार इनकम है, साइड थोड़ा सावधान होना, इधर लिखना है। आप कहीं इसका रिवर्स हो जाए यानी नेट लॉस आ जाए तब इधर लिखेंगे सीआर साइड में। तो नेट लॉस लिखेंगे इसके सीआर साइड में। और ये कैसे निकलेगा हमने पहले बता दिया। तो नेट लॉस हो तो सीआर साइड में लास्ट में लिखेंगे, या अगर नेट प्रॉफिट हो तो डीआर साइड में लास्ट में लिखेंगे। और इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है, एट द सेम टाइम बोथ आइटम पॉसिबल नहीं है, कोई एक निकलेगा। अगर नेट लॉस निकलेगा या फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा। अगर निकल गया, दोनों का पोजीशन हमने बता रखा है। तो इस प्रकार आप प्लस माइनस करके किसी बिजनेस का, स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, तो आप शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निकाल सकते हो। और ये जान गए कि आपके बिजनेस का 1 साल के ऑपरेट करने का नतीजा क्या है, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। फिर आप नेक्स्ट फ्यूचर में क्या क्या उपाय करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे बिजनेस का, या बिजनेस के कौन सा अननेसेसरी खर्चे हैं उसको कैसे कंट्रोल करोगे, ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, या लॉस हो रहा है तो उसको कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलता है फिर।